एवरीवन। मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी ओपन बुक सब्जेक्ट है, दिखने में भी बहुत आसान लगता है लेकिन इक्वली इम्पोर्टेंट है हमारे अदर सब्जेक्ट्स के साथ। आपको इस सब्जेक्ट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है या ऐसा नहीं करना है कि हम एग्जाम टाइम पे लास्ट टाइम पे ही इसको पढ़ने बैठेंगे। आपको पहले से पूरा उसे प्रिपेयर रखना है ताकि एग्जाम टाइम पे सिर्फ आपको उसको एक बार रिवाइज करना रहे, क्योंकि हमें हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली पास होना है, तभी हम सीज की एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर एमसीएस का। इसमें भी हम हर एक केस स्टडी को इंडिविजुअली समझेंगे कि हर एक केस में क्या हुआ, उसकी क्या स्टोरी थी। ऑन योर पार्ट आप लोगों को पता है आप लोगों को क्या करना है। एमसीएस की जो हमारी मॉड्यूल है आईसीएसआई की, या फिर आपकी वो जो नोटबुक हो उसमें आप इस स्टोरी को नोट कर सकते हैं कि इस केस में क्या हुआ था, ताकि रिविजन करते वक्त आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपका टाइम भी बहुत सेव होगा। तो वीडियो को अच्छे से देखना। आज यहाँ पे देखेंगे चैप्टर नंबर 3, फेमा एंड अदर इकोनॉमिक एंड बिजनेस लेजिस्लेशन। केस नंबर 1, एमआर एमजीएफ लैंड लिमिटेड वर्सेस अफ्ताब सिंह और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यहाँ पे डिसीजन था। केस क्या था उसको समझना। यहाँ पे केस था रिलेटेड टू आर्बिट्रेशन एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। एक बिल्डर है और एक बायर है, दोनों एग्रीमेंट करते हैं। बायर उस एग्रीमेंट के थ्रू फ्लैट परचेस करता है। एग्रीमेंट में लिखा होता है आर्बिट्रेशन क्लॉज। अब हम आर्बिट्रेशन क्लॉज क्यों लिखते हैं कि अगर कभी भी कोई डिस्प्यूट अराइज होगा तो हम कहाँ जाएंगे, आर्बिट्रेशन में जाएंगे। इसके लिए वो आर्बिट्रेशन क्लॉज लिखा होता है। वहां पे जब इन दोनों ने एग्रीमेंट किया तो उन्होंने अपने एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज डाला कि जो भी हमारे बीच में डिस्प्यूट्स होंगे उसके लिए हम आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन में जाएंगे। अब क्या हुआ कि जब वो फ्लैट का पोजीशन मिलने में डिले हुआ तो जो बायर था वो पहुंच गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर डिस्प्यूट लेकर। यहाँ पे जो कंपनी थी उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया कि जब हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था तो हमने ये डिसाइड किया था कि जो भी डिस्प्यूट होंगे हम आर्बिट्रेशन जाएंगे, तो वो जो बायर है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में केस फाइल नहीं कर सकता। तो यहाँ पे यही सिंपल सा क्वेश्चन है कि आर्बिट्रेशन क्लॉज जब एग्रीमेंट में लिखा हुआ था तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इस केस में जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर है कि भले ही आपने आर्बिट्रेशन क्लॉज लिखा हो, अगर हम सिचुएशन देखें तो ये कंप्लेन किस चीज की है, ये कंज्यूमर कंप्लेन है और कंज्यूमर डिस्प्यूट रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डील होते हैं। तो इवन इफ की आर्बिट्रेशन क्लॉज आपने लिखा है, कंज्यूमर कंप्लेन आप फाइल कर सकते हैं जो भी कंज्यूमर डिस्प्यूट्स है उनके लिए। तो यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में केस फाइल करने के लिए अलाउ किया गया क्योंकि उसका एक बहुत ही वैलिड रीजन था। केस नंबर 2, कार्लबर्ग वर्सेस सोम, और यहाँ पे जो डिसीजन था वो था दिल्ली हाई कोर्ट का। यहाँ पे क्वेश्चन क्या इन्वॉल्व है, इन्फ्रीजमेंट ऑफ डिजाइन एंड पासिंग ऑफ। किसी ने डिजाइन को इन्फ्रीज किया था, पासिंग ऑफ किया था। तो ये दो मैटर तो अलग अलग है, लेकिन क्या इन दोनों मैटर के लिए कंपोजिट सूट फाइल किया जा सकता है क्या। तो यहाँ पे कुछ अथॉरिटी ने मना किया कि कंपोजिट सूट फाइल नहीं कर सकते, लेकिन जब फाइनली दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन आया तो उन्होंने कहा कि कंपोजिट सूट फाइल किया जा सकता है। इसके पहले एक और केस हुआ था मोहनलाल वर्सेस सोना पेंट का, उसके अंदर भी यही डिसीजन आया था कि अगर कोई इन्फ्रीजमेंट होता है डिजाइन का और पासिंग ऑफ किया है, सेम पार्टी है, सेम एविडेंसेस इन्वॉल्व है वहां पे, तो आप वहां पे कंपोजिट सूट फाइल कर सकते हो। दोनों सूट को कंबाइन किया जा सकता है। डिसीजन में लिखा हुआ है कंपोजिट सूट इज मेंटेनेबल। केस नंबर 3, हिंदुस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस मेसर्स आरएस वुड इंटरनेशनल, और यहाँ पे डिसीजन था दिल्ली हाई कोर्ट का। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे इन्वॉल्व है। जब आपने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा होगा 1932, तो एक प्रोविजन जरूर आपने वहां पे पढ़ा होगा कि अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड होती है तो उनको वहां पे कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। पार्टनरशिप फर्म्स को बोला गया था कि अगर आप अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म हो तो उस केस में जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स आपके अराइज होंगे उस पे आप केस फाइल नहीं कर सकते, वहां पे सूट फाइल करने से आपको बार्ड किया जाता है। और ये जो प्रोविजन है वो दिया हुआ है पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन नंबर 69 सबसेक्शन 2 में। तो उस प्रोविजन से ये चीज समझ में आई कि जो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है वो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट से रिलेटेड जितने भी उनके केसेस होंगे वो फाइल नहीं कर सकते अगर वो अनरजिस्टर्ड है। अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड होगी तो ही वो लोग केस फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे केस ये इन्वॉल्व है कि इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ अ चेक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म केस फाइल कर सकती है या नहीं कर सकती है, उन पे सेक्शन 69(2) एप्लीकेबल होगा इस केस में या नहीं होगा। डिसऑनर ऑफ अ चेक आपका कोई ऐसा राइट नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हुआ है, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट, और अगर वो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट नहीं है मतलब वो 69(2) में कवर नहीं हो रहा। इसीलिए यहाँ पे अलाउ किया गया कि अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म फॉर अ डिसऑनर ऑफ अ चेक सूट फाइल कर सकती है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा केस था कि जब कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स अराइज होंगे ना उसके लिए अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म सूट फाइल नहीं कर सकती, लेकिन डिसऑनर ऑफ अ चेक कॉन्ट्रैक्ट से अराइज नहीं हुआ, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल राइट नहीं है, तो वहां पे अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म भी सूट फाइल कर सकती है।
देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंस द सूट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज द बार अंडर सेक्शन 69(2) ऑफ द एक्ट वुड नॉट अप्लाई। नेक्स्ट केस है केस नंबर 4, सिकाचंद वर्सेस महिंद्रा, और यहाँ पे डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। अगेन यहाँ पे जो केस इन्वॉल्व है वो रिलेटेड टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, रिलेटेड टू डिसऑनर ऑफ चेक है। यहाँ पे क्या होता है, एक पर्सन के पास 3 चेक होते हैं, वो चेक को प्रेजेंट करता है कलेक्शन के लिए, बट वो चेक डिसऑनर हो जाते हैं, और डिसऑनर होते हैं क्योंकि इनसफिशिएंट फंड होता है। जब चेक डिसऑनर हो जाते हैं तो वो एक नोटिस इशू करता है अदर पार्टी को और डिमांड करता है कि पैसों का पेमेंट करो। वो पैसों का पेमेंट नहीं करता, ये पर्सन चेक को फिर से प्रेजेंट करता है, चेक फिर से रिटर्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनसफिशिएंट फंड। अब क्योंकि चेक 2 बार रिटर्न हो चुके हैं तो अपीलांट एक स्टैट्यूटरी नोटिस इशू करता है और उसमें क्या करता है, वो केस फाइल करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सिंपल सा इन्वॉल्व है कि कंप्लेन कब फाइल करनी थी। जब आपका पहली बार चेक डिसऑनर हुआ और आपने नोटिस इशू किया कि आपको तब कंप्लेन फाइल करनी थी, या आप दूसरी बार में भी कंप्लेन फाइल कर सकते हो। यहाँ पे कुछ अथॉरिटीज का ये कहना था कि जब आपने पहली बार चेक डिसऑनर हुआ, जब आपने पहली बार नोटिस इशू किया, आपको तभी हमारे पास केस फाइल कर देना चाहिए था। अब जब सेकंड नोटिस पे आप कंप्लेन कर रहे हो तो उसको एडमिट नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यहाँ पे डिसीजन आया कि जो आपने सेकंड नोटिस दिया था उस पे भी आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा केस हुआ कि उसने फर्स्ट टाइम नोटिस दिया, फिर वापस उसने चेक लगाया, सेकंड टाइम नोटिस दिया, सेकंड टाइम पर वो क्या कर रहा है कि केस फाइल कर रहा है, तो ये भी अलाउड है। केस नंबर 5, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस खेतान होल्डिंग मॉरिशस लिमिटेड, और दिल्ली हाई कोर्ट का यहाँ पे था डिसीजन। यहाँ पे क्या हुआ, यूनियन ऑफ इंडिया और खेतान होल्डिंग ने एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की। जो खेतान होल्डिंग है वो मॉरिशस की कंपनी है और उनकी एक एंटिटी इंडिया में सेटअप है। इन्वेस्टमेंट ट्रीटी तो साइन हो गई, अब कुछ डिस्प्यूट अराइज हुए तो खेतान, क्योंकि मॉरिशस की कंपनी थी तो उन्होंने मॉरिशस में आर्बिट्रेशन को स्टार्ट किया। उस आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में एक अवार्ड पास हुआ और अवार्ड जो था वो इंडिया में इम्प्लीमेंट होना था। वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि ये जो आर्बिट्रेशन का अवार्ड है इस पे इंजंक्शन लगा दो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं चाहती थी कि वो अवार्ड इंडिया में इम्प्लीमेंट हो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोला कि जो अवार्ड है उस पे आर्बिट्रेशन इंजंक्शन लगा दिया जाए, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए। क्यों नहीं किया जाए? क्योंकि उनका कहना था कि जो खेतान है वो इंडिया की ही कंपनी है, इंडिया में ही वर्क कर रही है, इंडिया के ही लोग मैनेज कर रहे हैं, कंट्रोल हो रही है फॉरेन कंपनी से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पे कोई इंजंक्शन नहीं दिया गया, उनको बोला गया कि जो भी आपका केस चल रहा है आप वहां पे अपना ऑब्जेक्शन रेज कीजिए, यहाँ पे आपको कोई इंजंक्शन नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट केस है केस नंबर 6, वीर सिंह वर्सेस मुकेश कुमार, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यहाँ पे डिसीजन था। अगेन केस है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का और रिलेटेड टू चेक, कि चेक किस पर्पज से इशू किया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सिंपल से इन्वॉल्व है, ओनर्स ऑफ प्रूविंग, ये प्रूव करना कि चेक किस पर्पज से इशू किया गया था, नहीं किया गया था, ये सब किसकी ड्यूटी होती है? ड्रॉवर की ड्यूटी होती है। जब भी हम चेक की बात करते हैं तो चेक में 2 पार्टी होती है, जो चेक इशू करता है उसको हम ड्रॉवर बोलते हैं, और जिसको चेक इशू होता है मतलब जिसको पैसा मिलना है उसको हम बोलते हैं पेई। तो यहाँ पे ड्रॉवर और पेई के बीच में केस था। यहाँ पे केस होता है वीर सिंह और मुकेश कुमार के बीच में। जो अपीलांट है वीर सिंह, वो लोन देते हैं, फ्रेंडली लोन देते हैं मुकेश कुमार को, और जो मुकेश कुमार यहाँ पे हमारे रिस्पोंडेंट है, उन्होंने क्या किया, चेक इशू किया, क्योंकि उन्होंने लोन लिया है तो उसके लिए उन्होंने एक चेक इशू किया अपीलांट को। क्योंकि मुकेश कुमार ने यहाँ चेक इशू किया तो मुकेश कुमार ड्रॉवर है और वीर सिंह यहाँ पे पेई है। अब जब अपीलांट को अपने पैसे नहीं मिलते, रीपेमेंट ऑफ लोन नहीं मिलता, तो वो यहाँ पे क्या करते, जो चेक उनको इशू किया गया था वो प्रेजेंट कर देते हैं बैंक में, लेकिन चेक डिसऑनर हो जाता है विद द रिमार्क इनसफिशिएंट फंड। अब वो केस फाइल करते हैं क्योंकि उनका चेक डिसऑनर हुआ, तो वो केस फाइल करते हैं कि मुझे पैसा नहीं मिला और चेक डिसऑनर हो गया। यहाँ पे जो मुकेश कुमार रिस्पोंडेंट है वो कई सारे ऑब्जेक्शन रेज करते हैं कि चेक पे जो राइटिंग है वो पेई की है, और ऐसे कई सारे वो ऑब्जेक्शन रेज करते हैं। रिस्पोंडेंट का यहाँ पे कहना होता है कि जो चेक मैंने इशू किया था वो किसी भी ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करने के लिए इशू नहीं किया गया था। और यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट है वो एक और चीज कोर्ट में कहते हैं कि आप अपीलांट से प्रूफ करवाओ, मतलब जो पेई है जिसको पैसे मिलने थे उससे प्रूफ करवाओ कि उसने लोन दिया था और उसको उसके बदले में चेक इशू किया गया और एज अ सिक्योरिटी वो वहां पे दिया गया था। लेकिन यहाँ पे कोर्ट का डिसीजन कुछ और आया। कोर्ट ने यहाँ पे क्या बोला कि देखो, एक तरफ ड्रॉवर होता है जिसने चेक इशू किया, एक तरफ पेई है जिसको पैसे मिलने थे। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि अकॉर्डिंग टू एक्ट हमेशा जो ड्यूटी होती है, ओनस होता है प्रूफ करने का कि चेक क्यों इशू किया गया था, क्यों नहीं इशू किया गया था, वो ड्रॉवर पे होता है। प्रिजम्पशन हमेशा इन फेवर ऑफ पेई रहेगा, हमेशा ये प्रिजम्पशन रहेगा कि पेई को तो पैसे मिलने थे। अगर मान लो चेक में कोई फोर्जरी हुई है, कोई कोवर्जन से वो इशू किया गया था और ड्रॉवर ये प्रूफ कर दे, तो फिर वहां पे ड्रॉवर के फेवर में केस रहेगा।
लेकिन ये प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर्स जो है वो हमेशा ड्रॉवर का रहेगा। आप पेई को कुछ भी प्रूव करने के लिए नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे इस पूरे केस का सिंपल सा कंक्लूजन है, ओनर्स ऑफ प्रूविंग दैट चेक वाज नॉट इशूड इन डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन इज ऑन द ड्रॉवर। नेक्स्ट केस, केस नंबर 7, रोहित भाई पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, और सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था और बिल्कुल एग्जैक्टली वही केस है, वही क्वेश्चन इन्वॉल्व है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रिजम्पशन एज टू चेक ड्रॉन इन फेवर ऑफ कंप्लेनेंट, येट ट्रायल कोर्ट पुट द ओनस ऑन द कंप्लेनेंट टू प्रूव द लाइबिलिटी। यहाँ पे वही सेम चीज लिखी हुई है जो अभी हमने ऊपर देखा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो प्रिजम्पशन होता है वो हमेशा पेई के फेवर में होता है, जिसको पैसे मिलने थे, जिसके फेवर में चेक ड्रॉन हुआ था उसी के फेवर में प्रिजम्पशन रहेगा। हम हमेशा ये मानेंगे कि उसको पैसे मिलने थे। जो भी यहाँ पे लाइबिलिटी है, जो भी प्रूफ करना है, वो यहाँ पे ड्रॉवर को करना पड़ेगा, पेई को नहीं। केस नंबर 8 है भारत ब्रॉडबैंड वर्सेस यूनाइटेड टेलीकॉम, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यहाँ पे डिसीजन था। बहुत सिंपल सा केस इन्वॉल्व है। यहाँ पे क्या होता है, दो अलग अलग कंपनी दोनों एग्रीमेंट एंटर करती है। एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन के बारे में लिखा होता है कि जब भी कोई डिस्प्यूट होगा हम आर्बिट्रेशन जाएंगे। उस एग्रीमेंट में वो लोग ये भी लिखते हैं कि जो कंपनी का चेयरमैन और एमडी होगा वही क्या करेगा, एक्ट करेगा एज अ आर्बिट्रेटर। तो उन्होंने एग्रीमेंट में ये पॉइंट लिख दिया कि जो भी कंपनी का चेयरमैन और एमडी रहेगा उसी को हम क्या बना देंगे, आर्बिट्रेटर बना देंगे। जब इन दोनों कंपनी के बीच में डिस्प्यूट होते हैं तब इन्हें पता चलता है कि किसी भी एक पार्टी से हम आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर सकते। मतलब जो इन्होंने एग्रीमेंट में लिखा था कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आर्बिट्रेटर एक्ट होगा, वो अलाउड नहीं है। तो वहाँ पे चेयरमैन और एमडी ने कोई दूसरे पर्सन को आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया। तो यहाँ पे डिसीजन ये आया, इफ अ पर्सन हिमसेल्फ इनएलिजिबल टू एक्ट एज आर्बिट्रेटर कुड नॉट अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर। जो सीएमडी वो इनएलिजिबल है आर्बिट्रेटर बनने के लिए, तो वो किसी और पर्सन को भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर सकता। तो अगर पर्सन खुद इनएलिजिबल है आर्बिट्रेटर बनने के लिए तो वो किसी और पर्सन को भी आर्बिट्रेटर नहीं बना सकता। केस नंबर 9 है अंजुम हुसैन वर्सेस इंटेल सिटी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यहाँ पे डिसीजन था। ये भी बहुत सिंपल सा केस है रिलेटेड टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। यहाँ पे कई सारे बायर्स हैं जिन्होंने फ्लैट बुक किया, फ्लैट का पोजीशन मिलने में डिले हुआ। अब जब उनको पोजीशन मिलने में डिले हुआ तो उन्होंने सारे बायर्स ने एक जॉइंट कंप्लेंट बनाई, एक क्लास एक्शन सूट बनाया और फाइल किया नेशनल कंज्यूमर फोरम में। नेशनल कंज्यूमर फोरम ने उसको डिसमिस कर दिया और बोला कि यहाँ पे आप एज अ क्लास एक्शन सूट फाइल नहीं कर सकते, आपको इंडिविजुअल केस फाइल करना पड़ेगा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डिसीजन आया कि जितने भी बायर्स हैं उनकी एक सेम कंप्लेन है कि उनको पोजीशन मिलने में डिले हुआ है, तो वो यहाँ पे एक जॉइंट कंप्लेन बना के, क्लास एक्शन सूट बना के जो नेशनल कंज्यूमर फोरम है वहाँ पे केस फाइल कर सकते हैं। केस नंबर 10 है आरबीआई वर्सेस जयंतीलाल, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यहाँ पे डिसीजन था। इंटरेस्टिंग केस था ये भी। ये केस था रिलेटेड टू आरटीआई, मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। जो रिस्पोंडेंट है वो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अप्रोच करते हैं और उनसे इन्फॉर्मेशन मांगते हैं कि आपके पास तो सारी बैंक की इन्फॉर्मेशन आती है, तो उनके जो इन्वेस्टिगेशन हुए, उनके जो बेड डेट्स हुए, उन्होंने जो भी वॉयलेशंस किए हैं, डिफॉल्ट्स किए हैं, उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दो। आरबीआई इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देता है। आरबीआई का कहना होता है कि जितनी भी बैंक से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वो ऑन अ फिड्यूशरी कैपेसिटी मिली है, ऑन अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप मिली है, तो हम इस फिड्यूशरी कैपेसिटी के बेसिस पे कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हम आरटीआई एक्ट में कवर ही नहीं हो रहे, हमको तो एग्जम्पशन मिली है फ्रॉम डिस्क्लोजर, इसलिए जो भी इन्फॉर्मेशन आप हमसे लेने आए हो हम आपको इन्फॉर्मेशन बैंक के बारे में नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे क्या डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला जो भी बैंक इन्फॉर्मेशन आरबीआई तक देती है वो उनका एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, इसलिए उनको वो सारी इन्फॉर्मेशन फर्निश करना कंपलसरी है। इसलिए आरबीआई यहाँ पे ये नहीं बोल सकता कि ऑन अ फिड्यूशरी कैपेसिटी वो ये इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं। ये तो एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है सभी बैंक्स का, इसलिए उनको सारी इन्फॉर्मेशन आरबीआई को देनी होती है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिफ्यूजल किया है वो गलत है। नेक्स्ट केस है केस नंबर 11 गौतम कुंडू वर्सेस मनोज कुमार असिस्टेंट डायरेक्टर, और डिसीजन यहाँ पे दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। यहाँ पे केस था रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग। यहाँ पे जो अपीलांट है उन्होंने यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग की थी, बहुत सारी कंपनी बनाई, जो भी सारा पैसा था उसको रूट करते थे एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, तो उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ। अब उनको चाहिए थी बेल, बेल के लिए सीआरपीसी में अप्लाई कर दिया। क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि सीआरपीसी में इनको बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी।
ऑफेंस कमिट किया है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में किया है। इस एक्ट के अंदर भी कुछ कंडीशन दी गई है कि अगर आपको बेल चाहिए तो वो कंडीशन को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे देखें कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और सीआरपीसी में से कौन सा स्पेशल एक्ट है, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है वो स्पेशल एक्ट है, तो उसका हमेशा एक ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। तो भले इस पर्सन ने सीआरपीसी में बेल के लिए अप्लाई किया, लेकिन बेल ग्रांट नहीं की जाएगी। जो कंडीशन आपको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में दी गई है आपको पहले वो फॉलो करना पड़ेगा। केस नंबर 12 है कोटक महिंद्रा बैंक वर्सेस अनुज कुमार और दिल्ली हाईकोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। क्वेश्चन था यहाँ पे रिलेटेड टू लिमिटेशन एक्ट। आपको पता है लिमिटेशन एक्ट बात करता है लिमिटेशन पीरियड की। केस अगर आपको फाइल करना है तो उसका एक लिमिटेशन पीरियड होगा, उस लिमिटेशन पीरियड में ही आप वो केस फाइल कर सकते हैं। इस केस में क्या हुआ कि बैंक से एक पर्सन ने व्हीकल लोन लिया। व्हीकल लोन जब पर्सन ने लिया तो उसकी एक पर्टिकुलर ईएमआई बैंक ने बना के दी। बोरोवर ने यहाँ पे ईएमआई पे करने में डिफॉल्ट किया। कोटक महिंद्रा बैंक ने केस फाइल किया, सूट फाइल किया, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया कि आप सूट फाइल नहीं कर सकते क्योंकि लिमिटेशन पीरियड निकल चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन ये इन्वॉल्व है कि लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट कहाँ से होगा। जब बोरोवर ने फर्स्ट ईएमआई पे नहीं की थी, क्या वहीं से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन आया कि ये बैंक का डिसीजन होगा कि बैंक को कौन सी ईएमआई के डिफॉल्ट से केस फाइल करना है, और बैंक जिस ईएमआई के डिफॉल्ट से केस फाइल करेगी वहां से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। नेक्स्ट केस है केस नंबर 13 महानिवेश ऑयल एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट और दिल्ली हाईकोर्ट का यहाँ पे डिसीजन है। जो केस है वो है यहाँ पे रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। यहाँ पे एक पर्सन ने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से एक प्रॉपर्टी परचेस की, और अगर हम देखें कि आज की सिचुएशन में तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से कोई भी अगर आप प्रॉपर्टी परचेस करते हो तो ये हो जाएगा एक ऑफेंस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये इन्वॉल्व था कि जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है और उससे जो प्रॉपर्टी परचेस की है वो की है एक्ट के इन्फोर्स होने से पहले। मतलब जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट नहीं था उसके पहले कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से प्रॉपर्टी परचेस की थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ पे प्रॉपर्टी का अटैचमेंट होगा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। यहाँ पे इसका आंसर ये दिया गया कि जब एक्ट था ही नहीं, जब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट नहीं था और उसके पहले ये सारी एक्टिविटी हुई थी, मतलब वो पहले की एक्टिविटीज तो उस वक्त ऑफेंस मानी ही नहीं गई थी। और जो भी हमारे एक्ट होते हैं हम उनको रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि जो प्रोसीडिंग है कैन नॉट बी इनिशिएट फॉर ऑफेंस डन बिफोर द इन्फोर्समेंट ऑफ द एक्ट। एक्ट के इन्फोर्समेंट होने से पहले जो भी आपने ऑफेंसेस किए हैं उसके लिए यहाँ पे प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होगी। नेक्स्ट केस है केस नंबर 14 संदीप गुप्ता वर्सेस पीएनबी और दिल्ली हाईकोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। यहाँ पे जो केस है वो है रिलेटेड टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। जो पार्टनरशिप फर्म यहाँ पे है, पार्टनरशिप फर्म ने लोन लिया और इन रिटर्न जो फर्म के पार्टनर्स हैं उन्होंने बैंक को गारंटी दे दी। अब एक पार्टनर यहाँ से रिटायर हो रहा है, तो रिटायरिंग पार्टनर ने बैंक को बोला कि वो उसकी गारंटी को विड्रॉ करना चाहता है। अब जब पार्टनर रिटायर होगा तो जो उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था उसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। लेकिन जब एग्रीमेंट में रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो यहाँ पे गारंटी को रिलीज नहीं किया गया, तो इसी को लेकर पार्टनर ने यहाँ पे केस फाइल किया। अब यहाँ पे जो पिटिशनर है इन्होंने सिविल लॉ में रिलीफ मांगने के लिए केस फाइल कर दिया और उनको रिलीफ मिल भी गया, और उसी के बाद उन्होंने रिट पिटिशन भी फाइल कर दी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन इन्वॉल्व है वो ये है कि जब सिविल लॉ में आप रिलीफ एक बार ले चुके हो तो क्या आप रिट पिटिशन दूसरी फाइल कर सकते हो। यहाँ पे डिसीजन आया कि पिटिशनर कैन नॉट फाइल रिट पिटिशन एज ही इज ऑलरेडी अवेल रिलीफ इन सिविल लॉ। सिविल लॉ में आपको एक बार रिलीफ मिल गया है तो अब आप रिट पिटिशन फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट केस केस नंबर 15 टुडे होटल्स वर्सेस इंटेक्चर इंडिया डिजाइन, और यहाँ पे डिसीजन था दिल्ली हाई कोर्ट का। केस है रिलेटेड टू आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट, और यहाँ पे केस इन्वॉल्व है रिलेटेड टू सेक्शन 8। आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन एक्ट में जो सेक्शन नंबर 8 है ना, ये कई बार यूज होने वाला है अभी, तो इसको एक बार में अच्छे समझ लेते हैं कि सेक्शन नंबर 8 आर्बिट्रेशन कंसिलेशन का किस बारे में बात करता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी ऐसा केस है जो कि आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन सॉल्व करे, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन को रेफर कर दिया जाए, तो वहां पे आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है और वो एप्लीकेशन आप देते हैं सेक्शन नंबर 8 में। तो जो आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट का सेक्शन नंबर 8 है वो बहुत सिंपल सी बात करता है कि जब भी आपको आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन को कोई भी केस रेफर करना है तो आपको सेक्शन नंबर 8 में उसकी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। तो सेक्शन नंबर 8 होता है एप्लीकेशन टू रेफर टू आर्बिट्रेशन। सेक्शन नंबर 8 की हेल्प से आप कोर्ट में एप्लीकेशन देके आर्बिट्रेशन को रेफर कर सकते हैं।
इसके अलावा एक और चीज समझते हैं, अगर आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन में कोई अवार्ड पास हुआ है और उसके अगेंस्ट में आपको कोई अपील फाइल करनी है तो क्या आप कर सकते हैं? तो अगर कोई भी अवार्ड पास हुआ है उसके लिए आपको अपील फाइल करनी है तो आप लोग अपील फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन इन्वॉल्व है, यहाँ पे किस चीज को लेकर डिस्प्यूट हो रहा है वो समझते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि एंटिटी एप्लीकेशन देता है आर्बिट्रेशन में रेफर करने के लिए, तो सेक्शन 8 यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है क्योंकि सेक्शन 8 में आप एप्लीकेशन दे रहे हो कि आर्बिट्रेशन को रेफर कर दो, लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो जो एप्लीकेशन आपने रेफर करने के लिए दी थी उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। पर्सन यहाँ पे अपील फाइल करने जाता है कि आपने हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी आर्बिट्रेशन रेफर करने के लिए, तो हम यहाँ पे अपील फाइल करेंगे। तो यहाँ पे बस यही क्वेश्चन इन्वॉल्व है कि जब सेक्शन 8 में जो एप्लीकेशन आप रेफर के लिए देते हो और वो रिजेक्ट कर दी जाए तो क्या उसके अगेंस्ट में अपील हो सकती है क्या? तो उसके अगेंस्ट में अपील नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये है कि जो भी हमने समझा कि अगर अवार्ड पास हुआ है और आप अपील करते हो तो अपील कर सकते हो, लेकिन आपने आर्बिट्रेशन में रेफर करने के लिए एप्लीकेशन दी है और वो रिजेक्ट हो जाती है तो उसके अगेंस्ट में अपील लाए नहीं होगी। नेक्स्ट केस है केस नंबर 16, लक्ष्मीचंद वर्सेस रिलायंस जनरल इंश्योरेंस और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यहाँ पे डिसीजन है। केस है रिलेटेड टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे केस है जहाँ पे हम इंश्योरेंस क्लेम की बात करने वाले हैं कि पर्सन को इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस केस में क्या होता है कि दो व्हीकल का एक्सीडेंट हो जाता है, जो सामने वाला पर्सन था उसकी रैश ड्राइविंग की वजह से ये एक्सीडेंट होता है। जो यहाँ पे अपीलांट है लक्ष्मीचंद, ये अप्लाई करते हैं इंश्योरेंस क्लेम के लिए, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को डिनाई कर देती है ऑन द ग्राउंड कि आपने अपने व्हीकल में एक्सेस पैसेंजर बिठा रखे थे, जितने पैसेंजर होने चाहिए उससे ज्यादा आपने पैसेंजर बिठा रखे थे, इसलिए हम आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं देंगे। नेशनल कमीशन के पास अभी केस गया तो नेशनल कमीशन ने भी कंपनसेशन रिजेक्ट कर दिया ऑन द ग्राउंड कि एक्सेस पैसेंजर बिठा रखे थे, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स को आपने वॉयलेट किया है, तो यहाँ पे आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक्सीडेंट क्यों हुआ था? क्योंकि सामने वाला पर्सन रैश ड्राइविंग कर रहा था, लेकिन जो इस पर्सन को यहाँ पे डिनाई कर दिया गया इंश्योरेंस क्लेम वो ऑन अ ग्राउंड था कि एक्सेस पैसेंजर व्हीकल में थे, इसलिए हम आपको डैमेजेस कंपनसेशन नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास अभी केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे कंपनसेशन मिलेगा क्योंकि एक्सेस पैसेंजर आपने व्हीकल में बिठा रखे, तो ये कोई ग्राउंड नहीं है कि आप किसी भी पर्सन को कंपनसेशन उसका इंश्योरेंस क्लेम डिनाई कर दो। नेक्स्ट केस है केस नंबर 17, इंडियन मशीनरी कंपनी वर्सेस अंसल हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यहाँ पे डिसीजन था। अगेन केस इज रिलेटेड टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंपनी फर्स्ट कंप्लेन फाइल करती है जो कि रिजेक्ट कर दी जाती है क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ डिफॉल्ट रहता है, तो डिफॉल्ट की वजह से उस कंप्लेन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब जब वो रिजेक्ट हो गई क्योंकि उसमें डिफॉल्ट था तो पर्सन ने सेकंड कंप्लेन फाइल की, लेकिन उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया और बोला कि ये तो अब मेंटेन नहीं हो सकती क्योंकि आपने फर्स्ट कंप्लेन भी सेम ग्राउंड पे फाइल की थी, अब सेकंड कंप्लेन मेंटेनेबल नहीं होगी। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन इन्वॉल्व है कि जब फर्स्ट कंप्लेन ड्यू टू डिफॉल्ट रिजेक्ट हुई थी तो सेकेंड कंप्लेन फाइल हो सकती है या नहीं हो सकती। फर्स्ट जो कंप्लेन फाइल हुई थी वो किसी मेरिट्स पे डिसाइड नहीं की गई थी, वो डिफॉल्ट था, इस वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो यहाँ पे सेकेंड कंप्लेन फाइल हो सकती है। अगर फर्स्ट कंप्लेन ऑन अ मेरिट डिसाइड हो जाती तो फिर वही सेम केस के लिए आप सेकेंड कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते थे, बट क्योंकि यहाँ पे मेरिट पे डिसाइड नहीं है, ड्यू टू डिफॉल्ट फर्स्ट कंप्लेन को डिसमिस कर दिया गया, इसलिए यहाँ पे सेकेंड कंप्लेन मेंटेनेबल होगी। इस चैप्टर में जितने भी केसेस है वो बहुत ही सिंपल सिंपल केसेस है, आर्बिट्रेशन एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन के मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ पे इन्वॉल्व है। नेक्स्ट केस है केस नंबर 18, एटिजन बल्क वर्सेस आशापुरा, और यहाँ पे डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, और अगेन केस रिलेटेड टू आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट है। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सीट ऑफ आर्बिट्रेशन वॉज लंदन एंड गवर्निंग लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वॉज इंग्लिश लॉ, मतलब कि ये हो गया फॉरेन अवार्ड। एग्जीक्यूशन देयर ऑफ इन इंडिया, वेदर इंडियन कोर्ट्स हैव जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन द चैलेंज टू द एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन अवार्ड। सबसे पहले सीट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या होता है ये समझ लेते हैं। सीट ऑफ आर्बिट्रेशन का मतलब होता है ये लॉ कहाँ का लगने वाला है। अगर सीट ऑफ आर्बिट्रेशन इंडिया की है मतलब इंडिया का लॉ एप्लीकेबल होगा, सीट ऑफ आर्बिट्रेशन अगर इंडिया के बाहर की है तो फॉरेन लॉ एप्लीकेबल होगा। इस केस में क्या होता है कि जो सीट ऑफ आर्बिट्रेशन है वो लंदन है, मतलब कि यहाँ पे इंग्लिश लॉ एप्लीकेबल होगा, इंडिया का लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो वहां पे जो अवार्ड पास होगा उसे हम बोलेंगे फॉरेन अवार्ड, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन इंडिया में होना है, तो वो जो फॉरेन अवार्ड है वो इंडिया में आएगा एग्जीक्यूट होने के लिए।
क्वेश्चन बहुत सिंपल सा इन्वॉल्व है कि अगर कोई भी फॉरेन अवार्ड पास होता है तो उसके अगेंस्ट में अपील इंडियन कोर्ट्स में फाइल हो सकती है या नहीं हो सकती है। बहुत ही सिंपल सा केस है, लॉ में भी लिखा हुआ है। अगर अवार्ड इंडिया में पास होता है तो उसी की अपील इंडिया में आप फाइल कर सकते हैं। अगर कोई फॉरेन अवार्ड है तो उसकी अपील इंडिया में एंटरटेन नहीं की जाएगी। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंडियन कोर्ट कुड नॉट हैव जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन चैलेंज ऑफ फॉरेन अवार्ड। फॉरेन अवार्ड का जो भी अपील है वो आप इंडिया में फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट केस है केस नंबर 19, रोटोमैक इलेक्ट्रिकल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिल्ली हाईकोर्ट का यहाँ पे डिसीजन है और फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड ये केस है। यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी ने गुड्स को इंपोर्ट करवाया। जब भी आप गुड्स को इंपोर्ट करवाओगे तो आपको उस पर ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे पर्सन ने ये बोला कि हम गुड्स को इंपोर्ट करवाएंगे, क्या करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए। हम जो भी इंपोर्टेड गुड्स रहेंगे उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो जब भी आप ऐसा कुछ करोगे तो यहाँ पे आपको एग्जम्पशन मिल जाती है ड्यूटी पे करने से। तो पर्सन ने ये चीज बोलती है कि हम गुड्स को इंपोर्ट करवाएंगे देन उसको एक्सपोर्ट कर देंगे, तो जो एग्जम्पशन है उसका बेनिफिट आप हमें दे दो। अब ये कंपनी ने क्या किया कि गुड्स को इंपोर्ट तो करवा लिया लेकिन उसको एक्सपोर्ट नहीं किया। लेकिन कंपनी का कंटिन्यूस ये बोलना था कि नहीं, हमने तो हमारा ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया है। जब कोर्ट में इनसे बोला गया कि आप डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करो, आप प्रूफ प्रोड्यूस करो, तो उन्होंने कोई प्रूफ प्रोड्यूस वहां पे नहीं किया। तो यहाँ पे कंपनी पे पेनल्टी इम्पोज की गई। यहाँ पे केस है केस नंबर 20, ग्रीव्स कॉटन वर्सेस यूनाइटेड मशीनरी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यहाँ पे डिसीजन था। केस है रिलेटेड टू आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट और यहाँ पे अगेन एप्लीकेबल हो रहा है सेक्शन नंबर 8 जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। सेक्शन नंबर 8 किस चीज का है, एप्लीकेशन फॉर रेफर टू आर्बिट्रेशन। यहाँ पे क्या होता है कि जो प्लेंटिफ है वो कोर्ट में केस फाइल करता है। अब आपने सीपीसी पढ़ा है कि जब भी प्लेंटिफ कोर्ट में केस फाइल करेगा तो डिफेंडेंट को यहाँ पे क्या करना होता है, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना होता है। तो प्लेंटिफ ने यहाँ पे कोर्ट में केस फाइल किया और डिफेंडेंट की क्या ड्यूटी होती है कि उसको रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना है। अब एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर किसी पर्सन ने कोर्ट में केस फाइल किया और डिफेंडेंट ने वहां पे रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दिया तो वहां पे डिफेंडेंट का जो राइट है कि वो सेक्शन 8 में एप्लीकेशन को रेफर कर सकता है आर्बिट्रेशन को, तो उसको अब राइट नहीं मिलेगा। अब वो एप्लीकेशन नहीं दे सकता आर्बिट्रेशन में रेफर करने के लिए। अभी तक हमने क्या देखा, प्लेंटिफ ने कोर्ट में केस फाइल किया है, डिफेंडेंट रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर देता है तो उसका जो राइट है कि वो आर्बिट्रेशन में रेफर कर सकता है एप्लीकेशन सेक्शन 8 में, वो राइट क्या हो जाता है, वेव हो जाता है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, इस केस में जो डिफेंडेंट है उसने अभी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं किया। डिफेंडेंट ने कोर्ट में एप्लीकेशन दी, उसने एक्सटेंशन ऑफ टाइम मांगा कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के लिए। उसके बाद वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं करता है, वो क्या करता है, सेक्शन 8 में एप्लीकेशन देता है कि आर्बिट्रेशन में रेफर कर दो। तो जो प्लेंटिफ है उसका कहना होता है कि आपने जो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के लिए एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिया था तो वहां पे आपका राइट वेव हो गया, अब आप सेक्शन 8 की एप्लीकेशन नहीं दे सकते। लेकिन आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डिसीजन क्या आया होगा कि आपने सिर्फ एप्लीकेशन दी थी एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए, आपने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं किया है। अगर डिफेंडेंट ने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दिया होता तो उसको सेक्शन 8 में राइट वेव हो जाता। लेकिन सिर्फ आपने एप्लीकेशन दी थी कि रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के लिए एक्सटेंड कर दो टाइम, अभी भी आपके पास राइट है कि आप सेक्शन 8 की एप्लीकेशन यहाँ पे फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट केस है केस नंबर 21, थॉटवर्क्स वर्सेस सुपर सॉफ्टवेयर और दिल्ली हाईकोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। अगेन केस यहाँ पे गया है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन में, लेकिन यहाँ पे जो केस है वो है रिलेटेड टू ट्रेडमार्क। थॉटवर्क्स नाम से एक ऑलरेडी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है जो कि पिटिशनर ने रजिस्टर्ड करवाया था। तो सुपर सॉफ्टवेयर रिस्पोंडेंट है यहाँ पे, वो भी thoughtworks.in के नाम को यूज कर रहे थे। अब जब भी हम आईपीआर के बारे में पढ़ते हैं तो ये बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर एक ट्रेडमार्क किसी नाम पे रजिस्टर्ड है तो दूसरा कोई व्यक्ति उसको यूज नहीं कर सकता। अब इसमें भी क्या है, अलग अलग केसेस है, अलग सिचुएशन है, उसके बेसिस पे यहाँ पे डिसीजन दिया जाता है। थॉटवर्क्स की अगर हम बात करें तो थॉटवर्क एक ऐसा वर्ड है जो कि बहुत जनरल वर्ड नहीं है, ये समवेयर एक इन्वेंटेड वर्ड है। अगर कोई इन्वेंटेड वर्ड आपने ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड करवाया है और उसी वर्ड को कोई दूसरा पर्सन यूज कर रहा है सेम एक्टिविटीज के लिए तो वो यूज नहीं कर सकता, वो इन्फ्रीजमेंट होगा ट्रेडमार्क का, और इन्फ्रीजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क जो है वो अलाउड नहीं है। तो जो यहाँ पे दूसरी कंपनी थी उनको ये वर्ड को यूज करना डिनाई कर दिया गया। नेक्स्ट केस है केस नंबर 22, फेल्कॉन
प्रोग्रेस वर्सेस सारा इंटरनेशनल और दिल्ली हाई कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। यहाँ पे क्या हुआ था, फॉरेन अवार्ड पास हुआ था। ये अवार्ड में डिस्प्यूट किया था वो समझ लेते हैं। यहाँ पे दो कंपनी इन्वॉल्व है। एक कंपनी दूसरी कंपनी को गुड्स डिलीवर करने वाली थी, लेकिन डिलीवर करने में फेल हो गई। जब गुड्स डिलीवर नहीं हुए तो सेकंड पार्टी ने यहाँ पे क्या बोला कि हमको इससे बहुत लॉस हुआ है। उनसे पूछा कि कैसे लॉस हुआ है, तो उन्होंने बताया कि परचेस करने का कॉन्ट्रैक्ट किया 10 रुपीज में और वही गुड्स हमको 15 रुपीज में अभी अवेलेबल हो रहा है। तो जो डिफरेंस आया 5 रुपीज का, वो हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। फर्स्ट कंपनी ने यहाँ पे बोला कि आपने तो कोई गुड्स परचेस नहीं किए, तो आपको लॉस कैसा हुआ, इसलिए हम आपको कोई डिफरेंस प्राइस का डैमेजेस नहीं देंगे। यहाँ पे जब कोर्ट में केस गया तो दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन ये था कि डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, क्योंकि भले ही उन्होंने गुड्स परचेस नहीं किए, लेकिन जो डिफरेंस ऑफ प्राइसेस है वो उस पर्सन को क्या हुआ है, वो उस कंपनी को क्या हुआ है, लॉस हुआ है, और उस लॉस के लिए आपको ये डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे डिसीजन ये आया कि जो डिफरेंशियल इन प्राइसेस है वो आप पे करने पड़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ डैमेजेस। नेक्स्ट केस है केस नंबर 23, कॉस्मो वर्सेस प्रज्ञा इलेक्ट्रॉनिक्स और दिल्ली हाई कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। अगेन बहुत सिंपल केस है, रिलेटेड टू आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। कंपनी के बीच में डिस्प्यूट हुआ, ये लोग आर्बिट्रेशन में गए। आर्बिट्रेशन में अवार्ड पास हुआ। जब अवार्ड पास हुआ तो इसके साथ इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया। कंपनी ने बोला कि यहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी लगाना पड़ेगा, लेकिन आर्बिट्रेटर ने कोई इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं लगाया। यहाँ पे क्वेश्चन ये इन्वॉल्व है कि जब दोनों कंपनी ने एग्रीमेंट किया था तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में लिखा था कि कोई भी डिले होगा, कुछ भी होगा, तो वहां पे इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसा एग्रीमेंट में ही उन्होंने लिख दिया था। पर जब आर्बिट्रेटर ने अवार्ड पास किया तो उन्होंने इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा, इंटरेस्ट को अलाउ नहीं किया। तो क्वेश्चन यहाँ पे यही था, दिल्ली हाईकोर्ट में जब ये केस गया तो यही क्वेश्चन इन्वॉल्व था कि आर्बिट्रेटर को इंटरेस्ट लगाना चाहिए था या नहीं लगाना चाहिए था। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत ही सिंपल सा डिसीजन दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जब एग्रीमेंट में एक्सप्रेसली लिखा हुआ है कि अगर कोई भी डिले होगा तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, आप एग्रीमेंट को यहाँ पे इग्नोर नहीं करेंगे। नेक्स्ट केस है केस नंबर 24, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन वर्सेस दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो और दिल्ली हाई कोर्ट का यहाँ पे था डिसीजन। यहाँ पे इस केस को समझने से पहले एक सिचुएशन समझते हैं। आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा होगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या होता है कि आप डिस्ट्रिक्ट फोरम गए केस फाइल करने, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम से स्टेट फोरम में क्या करना है, अपील फाइल करनी है, तो वो आप तभी कर सकते हो जब आप एक अमाउंट डिपॉजिट करो। वो अमाउंट आपको क्यों डिपॉजिट करना होता है, एज अ सिक्योरिटी, कि आप कोई भी कोर्ट या फोरम का टाइम वेस्ट ना करें। आप जो भी केस लेके आए वो जेन्युइन केस हो, तो इसलिए आपसे एज अ सिक्योरिटी वो लोग क्या करते हैं, अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं। यहाँ पे भी वो केस कुछ इसी तरीके से रिलेटेड है। यहाँ पे जो मेट्रो अथॉरिटीज हैं, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन ये लोग करते हैं और बाद में पेमेंट को लेकर डिस्प्यूट होता है। डिस्प्यूट होता है तो ये आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन में जाते हैं। वहां पे क्या होता है कि जो अवार्ड है वो रिस्पोंडेंट के फेवर में आ जाता है। अब जब रिस्पोंडेंट के फेवर में अवार्ड आ गया तो यहाँ पे अपीलेंट क्या करता है, अपील फाइल करता है। जब ये अपील फाइल करने जाता है अपीलांट, तो कोर्ट का यहाँ पे कहना होता है कि आपकी अपील हम लेंगे, लेकिन उसके पहले 65 करोड़ रुपीस जो है वो क्या करने पड़ेंगे, डिपॉजिट करने पड़ेंगे रिस्पोंडेंट की बैंक में। और इन रिटर्न रिस्पोंडेंट क्या करेगा, गारंटी देगा कि अगर उसके अगेंस्ट में केस आया तो वो ये पैसे वापस कर देगा। लेकिन जो अपीलांट है उसको ये डिसीजन सही नहीं लगा, तो उसने यहाँ पे अपील फाइल की। तो दिल्ली हाई कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था कि कोर्ट के पास ऐसी पावर है, कोर्ट के पास राइट है कि वो आपको पहले डिपॉजिट करने के लिए बोल सकती है, उसी के बाद आपका केस सुनेगी। क्योंकि जो डिपॉजिट का कंसेप्ट है कि आपको अमाउंट डिपॉजिट करना होगा, ये इसलिए बनाया गया कि जो भी केसेस आए वो जेन्युइन केसेस हो। नेक्स्ट केस है केस नंबर 25, एसआर प्रोजेक्ट वर्सेस इंडियन ऑयल और दिल्ली हाई कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे इन्वॉल्व था कि दो पर्सन के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन स्टार्ट हो गया है। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को बैंक गारंटी दी हुई थी, तो ड्यूरिंग द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग क्या बैंक गारंटी को इनकैश किया जा सकता है, तो यस, बैंक गारंटी कैन बी इनकैश्ड। नेक्स्ट केस केस नंबर 26, अनंतेश वर्सेस नयना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यहाँ पे डिसीजन था। यहाँ पे क्या होता है, एक पार्टनरशिप फर्म होती है जो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है। क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सिंपल सा इन्वॉल्व है कि एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है, उन्होंने जब पार्टनरशिप डीड की थी तो उन्होंने आर्बिट्रेशन क्लॉज लिखा था। तो एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म जिन्होंने अपनी पार्टनरशिप डीड में आर्बिट्रेशन क्लॉज लिखा हुआ है, आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं या नहीं जा सकते, या उन्हें डिनाई कर दिया जाएगा इस ग्राउंड पे कि वो अनरजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि भले ही वो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है, लेकिन अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज उनके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो वो लोग आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं।
नेक्स्ट केस है केस नंबर 27 न्यू जेन स्पेशलिटी वर्सेस इंटेक और दिल्ली हाई कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। यहाँ पे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन मतलब अगेन दो कंपनी के बीच में डिस्प्यूट हुए, वो लोग आर्बिट्रेशन में गए। आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन में प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई। जो यहाँ पे अपीलांट कंपनी है वो अपीयर ही नहीं होती प्रोसीडिंग में, और जब वो अपीयर नहीं होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्स पार्टे अवार्ड पास कर दिया जाता है, क्योंकि एक कंपनी तो अपीयर ही नहीं हो रही है जितनी भी प्रोसीडिंग्स हो रही है, तो यहाँ पे एक्स पार्टे अवार्ड पास कर दिया गया। अब जब वो अपील फाइल करने जाता है तब वो एविडेंसेस लेके आता है, तो वो बहुत सारे ग्राउंड्स पे वहां पे क्या करते हैं, डिस्प्यूट रेस करते हैं, वहां पे अपील फाइल करते हैं। तो यहाँ पे अपीलांट को बोला गया कि जब प्रोसीडिंग चल रही थी तब आप वहां पे अपीयर नहीं हुए, आपने कोई भी वहां पे एविडेंसेस प्रेजेंट नहीं किए, एक्स पार्टे अवार्ड पास कर दिया गया, तो अब यहाँ पे आपकी कोई भी बात नहीं सुनेंगे और जो अवार्ड है उसको कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट केस है केस नंबर 28 कंचन उद्योग लिमिटेड वर्सेस यूनाइटेड स्पिरिट्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यहाँ पे डिसीजन था और केस है रिलेटेड टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जो कंचन उद्योग है इनका काम है नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाना। तो ये लोग इसके लिए क्या करते हैं, जो एसेंस की जरूरत होती है वो ये लोग किससे लेते हैं, यूनाइटेड स्पिरिट से लेते हैं। तो कंचन उद्योग ने यूनाइटेड स्पिरिट्स को ऑर्डर दिया, परचेस ऑर्डर दिया कि हमको आपसे एसेंस परचेस करना है। फिर वो क्या करते थे कि एसेंस को यूज करके नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाते थे। अब क्या होता है कि जो यूनाइटेड स्पिरिट्स है वो क्या करते हैं, ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं। तो कंचन उद्योग का कहना होता है कि जो यूनाइटेड स्पिरिट्स है इन्होंने हमारे ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, तो हमें क्या करो, डैमेजेस का पेमेंट करो। जब केस कोर्ट में गया, यूनाइटेड स्पिरिट से पूछा गया, तो यूनाइटेड स्पिरिट ने बताया कि हमने इनको ऑर्डर डिलीवर इसलिए नहीं किया क्योंकि कंचन उद्योग हमें पेमेंट देने के लिए रेडी नहीं है। हमने इनकी मार्केट में जो भी सिचुएशन देखी है उसके हिसाब से इनकी वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो टाइम पे पेमेंट हमें दे पाएंगे। हमने इनकी मार्केट में सिचुएशन देखी कि इनकी फैक्ट्री प्रॉपरली रन नहीं हो रही है, लोग प्रॉपरली बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। अब जब ये बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे तो ये लोग हमको पेमेंट नहीं देंगे, जब पेमेंट नहीं देंगे तो हम इनको कैसे गुड सप्लाई कर दें। तो इस ग्राउंड पे हमने उनको गुड सप्लाई नहीं किया, तो यहाँ पे यूनाइटेड स्पिरिट के फेवर में केस आया और कंचन उद्योग को डैमेजेस देना डिनाई कर दिया गया। नेक्स्ट केस है केस नंबर 29 ड्यूरो वर्सेस गंगावरम और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यहाँ पे डिसीजन था। अगेन केस है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का। यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों पार्टीज ने 5 कॉन्ट्रैक्ट किए और एक एमओयू साइन किया। पांचों जो कॉन्ट्रैक्ट थे, हर कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन क्लॉज लिखा हुआ था कि डिस्प्यूट होगा तो हम आर्बिट्रेशन को रेफर करेंगे। पांचों कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन क्लॉज अलग अलग लिखा हुआ है। बाद में डिस्प्यूट हो गया। जब डिस्प्यूट हुआ तो एक क्वेश्चन अराइज हुआ, पांचों कॉन्ट्रैक्ट में हमने आर्बिट्रेशन क्लॉज लिखा है, तो अब हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग आर्बिट्रेटर अपॉइंट करें या एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके काम हो जाएगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डिसीजन था कि आपको हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक सेपरेट आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना पड़ेगा, सिंगल आर्बिट्रेटर से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट केस है केस नंबर 30 हिमांगिनी इंटरप्राइज वर्सेस कमलजीत और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यहाँ पे डिसीजन था। केस है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का। अगर आपने आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि वहां पे लिखा हुआ है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो नॉन आर्बिट्रल होते हैं, मतलब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसको हम आर्बिट्रेशन में लेके नहीं जा सकते। तो वो सिचुएशन उन्होंने एक्ट में फिक्स करके रखी है कि उन सिचुएशन में आप आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन के पास नहीं जाएंगे। अब वो कुछ केसेस क्या है वो देख लेते हैं। ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर इन्होंने वो सारे केसेस बताए हैं जिसमें आप आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन के पास नहीं जा सकते। जैसे कि अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस है तो नहीं जा सकते, कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है तो नहीं जा सकते, चाइल्ड कस्टडी से रिलेटेड मैटर है, गार्डियनशिप मैटर्स है, इंसॉल्वेंसी और वाइंडिंग अप के मैटर है, टेस्टामेंट्री मैटर्स है, मतलब रिलेटेड टू सक्सेशन, ये सारे मैटर्स हैं तो आप नहीं जा सकते। एविक्शन और टेनेंसी मैटर गवर्न बाय स्पेशल स्टैट्यूट, कोई भी अगर टेनेंसी से रिलेटेड मैटर्स हैं तो उसके लिए भी आप नहीं जा सकते आर्बिट्रेशन के पास। तो यहाँ पे जो केस है वो लास्ट वाले से रिलेटेड है, एविक्शन ऑफ टेनेंट। लैंडलॉर्ड ने यहाँ पे सिविल प्रोसीडिंग इनिशिएट की कि टेनेंट को एविक्ट करना है। टेनेंट ने बोला कि हम तो सिविल प्रोसीडिंग में केस को रिजॉल्व नहीं करेंगे, हम जाएंगे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में। तो उसने सेक्शन 8 की एप्लीकेशन फाइल कर दी कि आर्बिट्रेशन में रेफर कर दो, लेकिन सिविल कोर्ट ने मना कर दिया कि हम आपको आर्बिट्रेशन में नहीं जाने देंगे क्योंकि ये जो मैटर है एविक्शन ऑफ टेनेंट वाला ये नॉन आर्बिट्रल है, इसको हम आर्बिट्रेशन के पास नहीं लेके जा सकते। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो सारी सिचुएशन होती है इन सिचुएशन में आप आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकते।
नेक्स्ट केस है केस नंबर 31 आयनॉक्स विंड वर्सेस थर्मोकेबल्स, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डिसीजन था। आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट की ही बात है, लेकिन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन इन्वॉल्व है। जब भी हम कुछ परचेस करते हैं, स्पेशली जब कुछ हम इलेक्ट्रॉनिक्स में परचेस करते हैं, तो वहां पे हमारे पास एक स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस आती है। हमारे पास एक बुकलेट आती है जिसमें स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है। अगर उस स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशन में आर्बिट्रेशन क्लॉज लिखा हुआ है, परचेस ऑर्डर्स के साथ वो अटैच्ड है, तो क्या आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं क्या? तो यहाँ पे यही क्वेश्चन इन्वॉल्व था कि कुछ परचेस ऑर्डर्स थे, उसके साथ एक स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशन लगी थी और उसमें आर्बिट्रेशन के बारे में लिखा हुआ था कि डिस्प्यूट होगा तो आर्बिट्रेशन में जाएंगे। तो यहाँ पे यही केस था कि स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशन में अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज लिखा है तो क्या वो वैलिड है? तो यहाँ पे बोला गया कि यस, इट इज वैलिड क्लॉज। नेक्स्ट केस है केस नंबर 32 इंडियन फार्मर्स वर्सेस भद्रा प्रोडक्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डिसीजन। अगेन केस है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या इन्वॉल्व है? यहाँ पे इन्वॉल्व है क्वेश्चन सेक्शन नंबर 34 का। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन में सेक्शन 8 होता है एप्लीकेशन, आर्बिट्रेशन में रेफर करने के लिए, और सेक्शन 34 होता है अपील फाइल करने के लिए। अगर आपको कोई भी अपील फाइल करनी है तो आप सेक्शन 34 में जा सकते हैं। अभी हमने इसके पहले भी देखा कि आर्बिट्रेशन में अगर कोई अवार्ड पास हुआ है तो आप उसकी अपील फाइल कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन ये इन्वॉल्व है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने अभी एंट्रीम अवार्ड पास किया है, मतलब फाइनल अवार्ड पास नहीं किया है, अभी सिर्फ एंट्रीम अवार्ड पास किया है। तो क्या इसके अगेंस्ट में अपील फाइल हो सकती है सेक्शन 34 में? क्या आप एंट्रीम अवार्ड के अगेंस्ट में अपील फाइल कर सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डिसीजन ये था कि यस, एंट्रीम अवार्ड के अगेंस्ट में भी अपील फाइल हो सकती है। और क्यों हो सकती है? क्योंकि जब हम आर्बिट्रल अवार्ड की बात करते हैं, जब हम अवार्ड की डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो अवार्ड में एंट्रीम अवार्ड भी क्या है, इंक्लूड है। तो जब हम अवार्ड के अगेंस्ट में अपील फाइल कर सकते हैं, मतलब हम एंट्रीम अवार्ड के अगेंस्ट में भी अपील फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट केस है टोयोटा वर्सेस प्रियस ऑटो, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यहाँ पे डिसीजन था। यहाँ पे केस है रिलेटेड टू ट्रेडमार्क। यहाँ पे जो लड़ाई चल रही है वो प्रियस वर्ड को लेकर चल रही है कि इस मार्क को कौन यूज करेगा, टोयोटा यूज करेगा या प्रियस ऑटो इसको यूज कर सकता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो टोयोटा है वो यहाँ पे ओनर होता है टोयोटा, टोयोटा इनोवा, टोयोटा डिवाइस और प्रियस वर्ड का। लेकिन जो प्रियस ऑटो इंडस्ट्री लिमिटेड है वो इंडिया में प्रियस वर्ड को यूज करती है कार सेल करने के लिए। जो टोयोटा है वो प्रियस वर्ड को यूज कर रहा है, और प्रियस ऑटो तो नाम में ही प्रियस है, तो प्रियस वर्ड को वो लोग भी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या इन्वॉल्व था कि ट्रेडमार्क यूज करने दिया जाए या नहीं दिया जाए। अब अगर हम प्रियस वर्ड की बात करें तो अगेन हम, जैसे अभी हमने थॉटवर्क्स में बात की थी कि वो एक स्पेशल नेम है, कॉइंड वर्ड है, एक इन्वेंटेड वर्ड है, एक ऐसा वर्ड जो कि उसके प्रमोटर्स ने इन्वेंट किया होगा, तो हम किसी और को उसको यूज करने नहीं देंगे। वैसे ही प्रियस वर्ड अगर हम देखें तो एक इन्वेंटेड वर्ड है, एक नया वर्ड है जो कि बहुत जनरली यूज में नहीं आता, तो हमें सेकेंड पार्टी को उसको यूज करने नहीं देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जुरिस्डिक्शन को देखा, टेरिटरी को देखा। उन्होंने देखा कि इसका पर्टिकुलर टेरिटरी में यूज कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कहना था कि टोयोटा ने जो प्रियस वर्ड है इसको वर्ल्ड वाइड यूज किया है, लेकिन इंडिया में यह वर्ड इतना फेमस नहीं है, और ऑलरेडी मार्केट जो कैप्चर है वो प्रियस ऑटो का है इस नाम से, तो इसलिए हम प्रियस ऑटो को ही क्या कर रहे हैं, इस वर्ड को यूज करना अलाउ करा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंडेड द ट्रेडमार्क प्रियस हैड अनडाउटली एक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ गुडविल इन सेवरल अदर जुरिस्डिक्शन। उन्होंने कहा कि आपने वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा अपना क्या करा है, गुडविल बनाई है, एंड दैट टू मच अर्लियर टू द यूज एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेम बाय डिपेंडेंट इन इंडिया, बट इफ द टेरिटोरियल प्रिंसिपल इज टू गवर्न द मैटर एंड वी हैव ऑलरेडी held it should there must be adequate evidence to show that the plaintiff had acquired a substantial goodwill for its car under the brand name Prius in the Indian market also. नेक्स्ट केस है केस नंबर 34 रॉयल ऑर्चिड वर्सेस कामत होटल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डिसीजन, और ये केस है कॉपीराइट एक्ट का। यहाँ पे केस हुआ रिलेटेड टू कॉपीराइट। यहाँ पे केस क्या हुआ कि जो रॉयल ऑर्चिड होटल लिमिटेड है उनका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है ऑलरेडी रॉयल ऑर्चिड और रॉयल ऑर्चिड होटल्स के नाम से। अब कामत होटल्स ने भी वही लोगों को, सेम लोगों को क्या करा, यूज किया। अब यहाँ पे दोनों पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हुआ कि सेम लोगो है तो आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने ऑब्जेक्शन रेज किया कि हम तो लोगो यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे जो क्लास ऑफ कस्टमर है वो क्या है, डिफरेंट है, हम डिफरेंट क्लास ऑफ कस्टमर को सर्व कर रहे हैं, इसलिए हमें इस लोगो को यूज
करने दो। लेकिन वो कौन से बिजनेस में है? सेम बिजनेस में है। दोनों होटल्स के बिजनेस में क्या कर रहे हैं? डील कर रहे हैं। अगर ये लोग सेम बिजनेस में है और अगर हम इनको सेम लोगो यूज करने देंगे तो इससे कस्टमर कंफ्यूज होंगे और हम यही नहीं चाहते कि यहाँ पे जो हमारा एक्ट का पर्पस है वो क्या हो? डिफीट हो। तो इसलिए बोला गया कि क्योंकि आप सेम बिजनेस में हो इसलिए हम आपको सेम लोगो यूज करने नहीं देंगे। नेक्स्ट केस है केस नंबर 35, सुंदरम फाइनेंस वर्सेस अब्दुल और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डिसीजन है। और क्वेश्चन बहुत सिंपल सा इन्वॉल्व है। क्या क्वेश्चन इन्वॉल्व है? वेदर एन अवार्ड अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 is required to be first filed in the court having jurisdiction over the arbitration proceeding for execution and then to obtain transfer of the decree, or whether the award can be straightway filed and executed in the court where the assets are located is required to be settled in the present appeal। यहाँ पे क्वेश्चन ये इन्वॉल्व है कि आर्बिट्रेशन अवार्ड पास हुआ। अब क्या हमको ऐसा करना होगा कि जहाँ पे आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग हुई है पहले हम उस कोर्ट में उस अवार्ड को लेके जाएंगे, फिर उस कोर्ट को बोलेंगे कि आप क्या करो, जहाँ पे असेट्स लोकेटेड है वहां पे उसको ट्रांसफर करो और वो वहां पे ट्रांसफर करेंगे। या हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जहाँ पे असेट्स लोकेटेड है वहीं पे जाके उस कोर्ट में देके उसको एग्जीक्यूट करवा लें। तो इन्होंने कहा कि जो सेकंड ऑप्शन है आप उसको फॉलो कर सकते हो। स्ट्रेट अवे आपको उस कोर्ट में लेके जाना है जहाँ पे असेट्स लोकेटेड है और वहां पे इसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट केस है केस नंबर 36, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यहाँ पे डिसीजन था। आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन की बात है और क्वेश्चन यहाँ पे इन्वॉल्व है कि जब हम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट करते हैं तो क्या हम उसमें लिख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ये डिस्प्यूट ऐसा होगा जिसको आप आर्बिट्रेशन में लेके नहीं जा सकते। इंश्योरेंस कंपनी ने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में क्लॉज डाल दिया कि अगर कोई भी डिस्प्यूटेड क्लेम होंगे तो आर्बिट्रेशन में आप उसको रेफर नहीं कर सकते। तो इसी चीज को लेकर कोर्ट में गए कि क्या ऐसा कुछ क्लॉज डाला जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे समझाया कि यस ऐसा क्लॉज डाल सकते हैं, क्योंकि अगर डिस्प्यूट रिलेटेड टू क्लेम अगर हम आर्बिट्रेशन में लेके जाएंगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा सबके लिए। हर कोई व्यक्ति जो कि जेन्युइन केस नहीं भी होगा तो भी वो क्लेम के लिए आर्बिट्रेशन पहुंच जाएंगे, टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए ऐसे क्लॉजेस वहां पे डाले जा सकते हैं। नेक्स्ट केस है केस नंबर 37, श्याम सुंदर और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यहाँ पे डिसीजन था। अगेन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन 1996। यहाँ पे क्या होता है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है, जो एमओयू होता है उसके अंदर कुछ वर्ड्स लिखे जाते हैं। जैसे कि वो वर्ड्स लिखते हैं मीडिएटर स्लैश आर्बिट्रेटर, एनी ब्रीचेस, डिसीजन टू बी फाइनल। तो उनका कहना होता है कि जब अगर आप सिर्फ ये वर्ड लिख दो कि आर्बिट्रेटर है, मीडिएटर है, तो ये वर्ड लिख देने से क्या वो क्लॉज आर्बिट्रेशन क्लॉज बन जाएगा? एक्चुअली इसमें हुआ क्या था कि उनको कुछ एस्क्रो एजेंट के नाम लिखने थे। उनको लिखना था कि एस्क्रो एजेंट रहेंगे और डिसीजन उनका फाइनल रहेगा। एस्क्रो एजेंट की जगह इन्होंने वर्ड लिख दिया वहां पे मीडिएटर और आर्बिट्रेटर। तो क्या मीडिएटर आर्बिट्रेटर वर्ड लिखने से क्या वो आर्बिट्रेशन क्लॉज बन जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि सिर्फ ये लिख देने से वो आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं है। आप इसको बेसिकली टाइपोग्राफिकल एरर यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपको एस्क्रो एजेंट लिखना था, उसकी जगह आपने आर्बिट्रेटर वर्ड लिख दिया, तो वर्ड लिख देने से वो आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं बनेगा। नेक्स्ट केस है केस नंबर 38, नंदनी डीलक्स वर्सेस कर्नाटका कोऑपरेटिव। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डिसीजन था और ये था रिलेटेड टू ट्रेडमार्क। यहाँ पे जो डिस्प्यूट हुआ है वो वर्ड है नंदनी, कि नंदनी वर्ड को कौन यूज करेगा। कर्नाटका कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर है और वो बहुत टाइम से नंदनी वर्ड को यूज कर रहे हैं। वहीं पे नंदनी डीलक्स भी जो है वो नंदनी वर्ड को, उनको भी बहुत टाइम हो गया इस वर्ड को यूज करते करते। अब इनके बीच में जब डिस्प्यूट गया कोर्ट में कि नंदनी वर्ड को कौन यूज करेगा, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज वही हम डिस्कस करेंगे कि नंदनी वर्ड एक स्पेशल वर्ड है या बहुत जनरल वर्ड है, एक इन्वेंटेड वर्ड है या जनरल वर्ड है जिसको कोई भी यूज कर सकता है। नंदनी वर्ड जो है ये बहुत वेल नोन वर्ड है, बहुत ही जनरल वर्ड है जिसको कोई भी यूज कर सकता है। तो पहली चीज यहाँ पे ये देखी गई। दूसरी चीज यहाँ पे देखी गई इनका बिजनेस। अगर इनका बिजनेस सेम होता तो सेम ट्रेडमार्क इनको यूज नहीं करने देते। तो यहाँ पे इनका बिजनेस देखा गया। तो कर्नाटका कोऑपरेटिव तो मिल्क प्रोड्यूसर्स थे, मिल्क प्रोडक्ट में काम कर रहे थे। नंदनी डीलक्स जो है उनका बेसिकली काम था रेस्टोरेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिसीजन दिया कि नंदनी वर्ड को दोनों ही कंपनियां यूज कर सकती है, लेकिन जो नंदनी डिलक्स है वो लोग मिल्क प्रोडक्ट में नंदनी वर्ड को यूज नहीं करेंगे, वो अपने रेस्टोरेंट वाली जो फील्ड है उसमें क्या करेंगे, उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ट्रेडमार्क से रिलेटेड 2-3 केसेस देखे। हमने क्या देखा कि कोई भी अगर इन्वेंटेड वर्ड है तो फिर वो वही पर्सन उसको यूज करेगा, लेकिन अगर कोई जनरल वर्ड है तो हम वहाँ पे उनका बिजनेस देखेंगे। अगर बिजनेस डिफरेंट लाइन में है तो हम वहाँ पे उनको वर्ड यूज करने के लिए अलाउ करेंगे।
नेक्स्ट केस है केस नंबर 39, दीपियान वर्सेस कारगिल इंडिया। दिल्ली हाई कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। यहाँ पे केस है रिलेटेड टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने एक सेक्शन पढ़ा होगा, सेक्शन 27, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें आप ट्रेड को रेस्ट्रेंट कर रहे हो, ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, तो वो क्या है, इनवैलिड है। ऐसा कोई भी आप एग्रीमेंट नहीं डाल सकते। यहाँ पे क्या हुआ कि कंपनी ने एम्प्लॉय से एक एग्रीमेंट किया और उसमें लिखा कि हम आपको कुछ बोनस अभी पे करेंगे और कुछ बोनस हम आपको बाद में पे करेंगे। हम आपको वो बोनस तभी पे करेंगे जब आप किसी कॉम्पिटिटर बिजनेस को ज्वाइन नहीं करोगे। यहाँ पे जो एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय ने क्या करा, कंपनी को छोड़ के और किसी कॉम्पिटिटर के बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, तो उसको बोनस पे करने से मना कर दिया गया। जब कोर्ट में डिसीजन गया तो कोर्ट ने बोला कि ऐसा जो क्लॉज डालना कि हम आपको बोनस पे नहीं करेंगे, आप कॉम्पिटिटर का बिजनेस ज्वाइन नहीं कर सकते, ये हुआ एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। इसलिए यहाँ पे बोला गया कि ऐसा एग्रीमेंट क्या है, इनवैलिड है और बोनस पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट केस है केस नंबर 40, श्री राम वर्सेस आयो ग्लास और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डिसीजन। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा इन्वॉल्व है। अगर कोई फॉरेन अवार्ड पास होता है, फॉरेन अवार्ड मतलब जिसका सीट ऑफ आर्बिट्रेशन इंडिया के बाहर का था, वो एग्जीक्यूशन होने इंडिया में आता है, तो क्या इंडिया में स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है क्या? तो फॉरेन अवार्ड जो होते हैं वो स्टैम्प ड्यूटी के लिए लायबल नहीं होते, तो फॉरेन अवार्ड पे स्टैम्प ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है इन्फोर्समेंट कराने के लिए। नेक्स्ट केस है केस नंबर 41, सोनल क्लॉक्स वर्सेस द न्यू इंडिया इंश्योरेंस और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यहाँ पे डिसीजन। तो केस है यहाँ पे रिलेटेड टू इंश्योरेंस एक्ट। एक पर्सन ने इंश्योरेंस लिया था और इंश्योरेंस लेने के बाद उसको बहुत सारा लॉस होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। वो पर्सन इमीडिएटली इंश्योरेंस कंपनी को इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं करता। वो अराउंड 3-4 मंथ्स के गैप से इंश्योरेंस कंपनी को इसके बारे में इन्फॉर्म करता है कि हमको ये लॉस हुआ है। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, सर्वेयर अपॉइंट कर देती है। सर्वेयर का काम क्या होता है कि जाके इंस्पेक्शन करना, कितना लॉस हुआ है, कैलकुलेशन वगैरह करना। तो इंश्योरेंस कंपनी ने सर्वेयर अपॉइंट कर दिया। सर्वेयर अपॉइंट होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी सब चीजें देखती है और क्लेम को डिनाई कर देती है। इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर देती है ऑन द ग्राउंड कि आपने हमको बहुत लेट इंटीमेट किया है, तो इसलिए हम आपके क्लेम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कंपनी का कहना होता है कि इंश्योरेंस कंपनी को अब क्लेम एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि आप सर्वेयर अपॉइंट कर चुके हो। अगर आपने सर्वेयर अपॉइंट कर दिया, मतलब आपने क्या किया, जो आपका राइट था कि आप उस क्लेम को डिनाई करो डिले की वजह से, वो आप वेव कर चुके हो। जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंश्योरेंस कंपनी ने सर्वेयर अपॉइंट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम मना नहीं कर सकती, रिजेक्ट नहीं कर सकती। सर्वेयर अपॉइंट करने के बाद भी इंश्योरेंस कंपनी के पास राइट है कि वो क्लेम को मना कर सकती है। सर्वेयर को अपॉइंट कर देना इज नॉट अ वेवर। नेक्स्ट केस, केस नंबर 42, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन और दिल्ली हाई कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। अगेन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। यहाँ पे बात हुई है सीट ऑफ आर्बिट्रेशन और वेन्यू ऑफ आर्बिट्रेशन। इसके पहले भी मैं आपको समझा चुकी हूँ कि सीट ऑफ आर्बिट्रेशन मतलब लॉ कहाँ का एप्लीकेबल होगा, और वेन्यू ऑफ आर्बिट्रेशन का मतलब होता है कि हम आर्बिट्रेशन कहाँ पे कर रहे हैं, जो प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन होती है उसको हम वेन्यू बोल रहे हैं। तो सीट और वेन्यू में बहुत डिफरेंस होता है। सीट का मतलब लॉ कहाँ का एप्लीकेबल होगा और वेन्यू का मतलब किस जगह पर हम आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग कर रहे हैं। अब दोनों में से सीट ऑफ आर्बिट्रेशन और वेन्यू ऑफ आर्बिट्रेशन अपील फाइल करने के लिए क्या मैटर करता है? तो अपील फाइल करने के लिए सीट ऑफ आर्बिट्रेशन मैटर करती है, वेन्यू से कोई मतलब नहीं होता। जहां का लॉ एप्लीकेबल होता है वहीं का जुरिस्डिक्शन होता है, भले ही फिर वेन्यू कहीं का भी हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि सीट ऑफ आर्बिट्रेशन लंदन की थी। सीट ऑफ आर्बिट्रेशन लंदन है, मतलब लॉ कहाँ का, लंदन का, मतलब अवार्ड कौन सा होगा, फॉरेन अवार्ड। लेकिन पार्टीज की कंसर्न से जो वेन्यू था जहां पे ये केस चल रहा था वो दिल्ली का था। तो क्वेश्चन ये था कि दिल्ली कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा या नहीं होगा, कोई भी अगर अपील फाइल करनी है तो दिल्ली कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं होगा क्योंकि फॉरेन अवार्ड है। सीट ऑफ आर्बिट्रेशन मैटर करता है, मतलब फॉरेन अवार्ड है और फॉरेन अवार्ड है तो आप इंडिया में उसकी अपील फाइल नहीं करोगे। नेक्स्ट केस है केस नंबर 43, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। केस है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन का। यहाँ पे आपको बहुत सिंपल सी बात याद रखनी कि अगर आपने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किया, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में जो पार्टीज का नाम लिखा होगा वही आर्बिट्रेशन के लिए जा सकते हैं, उसके अलावा कोई भी आर्बिट्रेशन के लिए नहीं जा सकता। यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट और सोल प्रोप्राइटरशिप ने एग्रीमेंट किया था जिसमें आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट उन्होंने किया। जो ये सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म थी ये कन्वर्ट हो गई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, लेकिन इन्होंने अपने एग्रीमेंट को अपडेट नहीं किया, एग्रीमेंट में कोई चेंजेस नहीं किए, एग्रीमेंट में सोल प्रोप्राइटरशिप का ही नाम लिखा था। ये लोग आर्बिट्रेशन में गए तो इनको मना कर दिया गया कि आप यहाँ पे नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि आप कंपनी हो और एग्रीमेंट किसके साथ हुआ था,
सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ हुआ था। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जिन पार्टी के बीच में हुआ है, जिस कैपेसिटी में हुआ है, आप उसी कैपेसिटी में आर्बिट्रेशन में जा सकते हो। नेक्स्ट केस है केस नंबर 44, ट्रस्टी जैकोबाइट वर्सेस जीपू और नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट में यहाँ पे ये लोग केस लेके गए थे और केस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सबसे पहले देखते हैं। कैथेड्रल कलेक्टिंग मनी फॉर परमिटिंग टू कंस्ट्रक्ट फैमिली टॉम डिस्ट्रॉय वेदर डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज लायबल फॉर कंपनसेशन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों बनाया गया? कंज्यूमर्स के लिए बनाया गया कि अगर कोई भी आपको सर्विसेज मिली है, कोई भी गुड्स मिले हैं, कोई भी डेफिशिएंसी सर्विसेज में वहां पे रह गई, आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जा सकते हो कंपनसेशन लेने के लिए। यहाँ पे केस क्या हुआ? यहाँ पे जो जीपू पर्सन है, इन्होंने क्या किया, अपने फैमिली टॉम बनवाया और उसमें अपने फादर के जो मॉडल्स हैं वो प्लेस कर दिए। बाद में क्या होता है कि जो पिटिशनर्स हैं टॉम को वहां से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जीपू यहाँ पे क्या करते हैं, कंज्यूमर कंप्लेन फाइल करते हैं और इनका कहना होता है कि जो सर्विसेज मैंने ली थी इसमें इन्होंने क्या करा है, डेफिशिएंसी रखी है, तो मुझे कंपनसेशन दो। जीपू का कहना होता है कि मैंने इनको पैसे दिए थे, पैसे के बदले में मैंने इनसे क्या करा था, फैमिली टॉम बनवाया और उसमें इन्होंने डेफिशिएंसी रखी, डेफिशिएंसी की, तो इसलिए मुझे क्या करो, कंपनसेशन दो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या ये सर्विस थी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो भी रिलीजियस मैटर्स होते हैं, किसी भी रिलीजियस चीज के लिए डिवोटीज से जो भी पैसा लिया जाता है और उसके बदले में जो भी किया जाए, तो वो सर्विस नहीं है। एज ए डिवोटीज आप कहीं भी मंदिर में, कहीं भी ट्रस्ट में आपने कोई पैसा दिया, इन रिटर्न आपको जो भी मिल रहा है वो कोई भी सर्विस नहीं है, उसको सर्विस में काउंट नहीं करेंगे, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर काउंट नहीं होगा। आप किसी भी दूसरे एक्ट में जाके वहां पे क्या कीजिए, केस फाइल कीजिए। यहाँ पे टॉम डिस्ट्रॉय हुआ है तो आप सिविल कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि एज अ कंज्यूमर आपको सर्विस में डेफिशिएंसी मिली है। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का पार्ट नहीं है, इसलिए आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंपनसेशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट केस है केस नंबर 45, दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा इन्वॉल्व है कि अगर मान लो कोई आर्बिट्रल अवार्ड पास होता है और वो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है, तो क्या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, इस चीज पर हम उसको सेट असाइड कर सकते हैं, वेदर इट इज अ वैलिड ग्राउंड टू सेट असाइड। यस, इट इज अ वैलिड ग्राउंड। तो अगर कोई भी आर्बिट्रल अवार्ड है और वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है तो हम उसको सेट असाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट केस, केस नंबर 46। यहाँ पे क्या हुआ, पर्सन ने गुड्स को इम्पोर्ट करवाया और गुड्स को इम्पोर्ट करवा के वो गुड्स वेयर हाउस में ही रखे हुए थे। और क्वेश्चन यहाँ पे इन्वॉल्व है कि अगर कोई पर्सन गुड्स को इम्पोर्ट करवाता है और उसको वेयर हाउस में ही रखे रहने देता है, उसको रिलीज नहीं करवाता, तो क्या कुछ इसके इम्प्लीकेशन हो सकते हैं क्या? तो अगर आपने गुड्स को इम्पोर्ट करवाया है तो वहां पे आपको ड्यूटी तो पे करनी ही होती है, और अगर आप उसको वेयर हाउस में रख रहे हो, वहां पे उसको रिलीज नहीं करवा रहे हो, ड्यूटी नहीं पे कर रहे हो, तो यहाँ पे उस पर्सन के ऊपर पेनल्टी इम्पोज की गई, कंपनी के ऊपर पेनल्टी इम्पोज की गई, साथ ही साथ जो उसके पर्सन इंचार्ज थे उन पे भी पेनल्टी को इम्पोज किया गया। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर गुड्स को इम्पोर्ट कराया तो उसको रिलीज भी करवाना है, क्योंकि आपको वहां पे ड्यूटी पे करनी होती है। लेकिन अगर आप उसको रिलीज नहीं करवा रहे हो, वेयर हाउस में रखे रहने दे रहे हो, तो पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा, हर इंडिविजुअल केस आपको अच्छे समझ में आए होंगे। आपको नोट डाउन जरूर से कर लेना है सारे केसेस को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अच्छा सुनो, जाते जाते सब्सक्राइब का बटन दबा देना ताकि तुम भी बन जाओ कमनी लॉ एक्सपर्ट।